वो स्कूल में हर रोज सबके पैरों तले कुचला जाता था। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो भी पुलिस के साथ चली गई। पर जिंदगी और भी ज्यादा जालिम निकली। उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और वो एक नई दुनिया में ल्यूकस रायन के रूप में री इनकारनेट हो गया। एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक की पूजा होती है और मार्शल आर्टिस्ट को नीचा समझा जाता है। इस मैजिक सुप्रीम वर्ल्ड में लूकस एकेडमी का एक जीनियस बन गया। मैजिक कॉन्टिनेंट अरकानस में एक सालाना इवेंट शुरू होने वाला था। एक आदमी ने भीड़ को बताया कि आज डिवाइन ब्लेसिंग सेरेमनी होगी। 6 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी सबसे कीमती चीज देवताओं को चढ़ाएंगे। अगर ऑफरिंग एक्सेप्ट हो गई तो एक डिवाइन मैसेंजर भेजा जाएगा। ये स्पिरिट बच्चे के मैजिकल एलिमेंट को महसूस करेगी और उसे मेज बनने का मौका मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो टॉफी चढ़ाकर मैजिक सीख सकता है, लेकिन उसकी माँ को लगता था कि ऑफरिंग महंगी होनी चाहिए, जैसे नोबल्स के पास होती है, सोने चांदी या गहने। एक नोबल औरत ने अपना कीमती स्टोन दिखाते हुए कहा कि जितनी ज्यादा कीमती ऑफरिंग होती है उतना ही ब्लेसिंग मिलने का चांस बढ़ता है। एक आदमी बोला उसने सुना है कि रायन फैमिली ने इस ब्लेसिंग के लिए अपनी पूरी दौलत लगा दी है। दूसरे ने कहा इतनी मेहनत के बाद भी अगर ब्लेसिंग ना मिले तो बड़ा दुख होगा। होल्ट रायन जो फैमिली का हेड था जानता था कि उसने सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। उसे पूरा यकीन था कि उसके बच्चे लाइका और लुइस रायन टॉप टियर ब्लेसिंग्स पाएंगे। मास्टर ऑफ सेरेमनी ने लिस्ट में अगला नाम पुकारा। उसने जोर से अनाउंस किया, जूलिया रायन। छोटी लड़की आगे बढ़ी और ऑल्टर पर एक छोटा सा क्राउन रख दिया। जमीन पर एक मैजिकल फॉर्मेशन उभर आई और एमसी सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। उसने पूछा, क्या ये कहा है थंडर गॉड की ब्लेसिंग है? ये लेवल 7 थी। पिछले 12 सालों में इतना हाई लेवल किसी ने नहीं देखा था। उसके पिता ने अपनी बेटी की जबरदस्त टैलेंट पर खुशी मनाई और कहा कि उनकी फैमिली चुनी गई है। लड़की होश में आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसकी माँ बोली कि ऑफरिंग तो इतनी कीमती भी नहीं लग रही थी कि फैमिली की पूरी दौलत लग जाए। एक मेहमान ने याद दिलाया कि अभी एक बच्चा और बाकी है और वो लेजेंडरी ट्रेजर ऑफर करेगा। होल्ट लूकस के सामने घुटनों पर बैठा और बोला कि अब उसकी बारी है। लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे एक तलवार दी जो गॉड्स द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी। भीड़ में लोग तलवार से निकल रही एनर्जी देखकर हैरान हो गए। लड़के के पीछे एक आकृति प्रकट हुई। वो वल्कनस फायर गॉड था। उसकी छोटी बहन ने अपने बड़े भाई को गुड लक विश किया। एमसी समझ गया कि इतनी कीमती चीज ऑफर करके रायन फैमिली का हेड सब कुछ इस लड़के पर दाव लगा रहा है। ल्यूकस ऑल्टर की तरफ बढ़ा अपनी ऑफरिंग देने के लिए। बाहर आसमान का रंग बदलने लगा और लोग हैरान हो गए कि हो क्या रहा है। लड़के के पिता ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और सोचने लगे, क्या ये लेवल 9 है? लड़का ऑल्टर के बीच में खड़ा था। तलवार हवा में तैर रही थी और वो उसे देख रहा था। तब उसे महसूस हुआ कि जबरदस्त एनर्जी उसके हाथ में भर रही है। रोशनी उसके बाहों पर फैल गई और पूरी तरह उसे लपेट लिया। अब एक और आकृति तलवार पकड़े हुए थी। बाहर किसी ने कहा कि आसमान फिर से नॉर्मल हो गया है। होल्ट ने पूछा कि क्या ब्लेसिंग खत्म हो चुकी है और डिवाइन स्पिरिट कहाँ है? उसकी सबसे छोटी बहन ने ऑल्टर की तरफ देखा। अचानक लूकस ऑल्टर से जोर से उछलकर नीचे गिर गया और जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ा रहा। एमसी और उसकी फैमिली ने उसे पुकारना शुरू किया। उसके माँ बाप भाग कर आए और उसे उठने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। एमसी ने कहा कि भगवान ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसने घोषणा की, लूकस रायन को मैजिक के प्रोजेनेटर ने त्याग दिया है। फैमिली उसे संभाल रही थी, तभी फायर गॉड के रेल्म में रोशनी छत से नीचे किसी और पर उतरने लगी। एक आवाज गुस्से से गूंज उठी। उस एंटिटी को गुस्सा था कि रायन फैमिली ने एंशिएंट पावर ऑफर की थी। उसने तलवार को देखा और कसम खाई कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसके सेवकों ने उसके फैसले की तारीफ की कि सिर्फ बच्चे की ऑफरिंग रिजेक्ट करना ही काफी था। एक स्पिरिट ने नोटिस किया कि लड़के के शरीर में दूसरी दुनिया की प्रेजेंस घुस आई है और पूछा कि क्या उसे भी हटा देना चाहिए। फायर गॉड ने जवाब दिया, दूसरी दुनिया के एक बेकार जीव पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। वो दूसरी ऑफरिंग की तरफ मुड़ा और बोला कि ये एक अच्छी चीज है। एक आत्मा एनर्जी में लिपट गई। उसके अंदर एक आंख खुल गई। मार्शल गॉड के सेलेस्टियल सोर्स रेल में एक आदमी प्रकट हुआ। उसने अपना लक्ष्य पर ध्यान लगाया और एक ही मूवमेंट में बैरियर तोड़ दिया। वो स्पेस के बीच से आगे बढ़ा। एक कॉस्मिक क्रीचर ने उसे संबोधित किया, इस दुनिया का पावर सोर्स। आदमी ने सिर्फ पूछा, तुम मेरी हायर डायमेंशन तक जाने की राह रोकना चाहते हो? कॉस्मिक क्रीचर ने एक ब्लास्ट से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदमी आगे बढ़ता रहा और उसने अपनी एनर्जी सीधी छोड़ दी। टकराव इतना तेज था कि क्रीचर तुरंत ही हार गया। वो एक बड़े वॉर्टेक्स में बिखर गया। अब वो एक नए बने पोर्टल के सामने खड़ा था। मार्शल गॉड ने कहा कि ये पावर सोर्स कोई खास चीज नहीं था। एक छोटा जीव उड़ता हुआ आया और उसे लॉर्ड मार्शल गॉड कहकर पुकारा।
उसने उसे पकड़कर पूछा कि उसका अटेंडेंट स्पिरिट उसका रास्ता क्यों रोक रहा था। तब उसे महसूस हुआ कि उसका पुराना साथी रेकू अब मौजूद नहीं है। स्पिरिट ने उसे एक तस्वीर दिखाई और वो सोचने लगा कि आर्कैनस कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है। उसे याद आया कि 1000 साल पहले मार्शल आर्ट्स ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन अब फायर गॉड वुल्कैनस की पूजा होती है। स्पिरिट ने मौजूदा हालत पर कमेंट किया। फिर भी उसने कहा कि मार्शल आर्ट्स को फैलाना एक भारी जिम्मेदारी है। उसे उन्हें डेवलप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ाना उसका फर्ज था। इतना छोटा जीव भी लगातार ट्रेनिंग के लिए खुद को समर्पित करता है। उसकी प्रेजेंस एक रोशनी के बिंदु में बदलकर गायब हो गई। एक नई चेतना जागी जो अपनी हालत को लेकर उलझन में थी। आंखें खोलते ही उसने पूछा, ये क्या है? उसने देखा कि वो कई बिल्कुल एक जैसी आकृतियों से घिरा हुआ है। लड़का अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। उन क्रीचर्स ने अपना परिचय दिया, मार्स, मार्शल गॉड, और कहा कि वो उसे ब्लेसिंग देने आए हैं। वो सब बेड के इर्द गिर्द तैरने लगे। फिर अचानक सब उसकी तरफ उड़ पड़े। लड़का उनकी तरफ बढ़ने पर रिएक्ट करता है। एक तेज रोशनी निकली और उस पर लग गई। उसे लेवल 9 मार्शल गॉड ब्लेसिंग मिली और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की लिमिट हटा दी गई। बेड पर बैठे लड़के ने पूछा कि ये मार्शल गॉड और लेवल 9 वाली बात क्या है। उसे याद आया कि जो स्पिरिट्स उसने देखे थे वो बेहद शक्तिशाली थे। उसने अपने हाथों को देखा, समझने की कोशिश करते हुए कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसे एक्सीडेंट याद आया और उसने सोचा कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। ल्यूकस रायन की यादें उसके दिमाग में भरने लगी। उसने सोचा कहीं भगवान उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। उसे एहसास हुआ कि वो एक नई जिंदगी में आ चुका है और उसे डर लगा कि ये जिंदगी मुश्किल होगी। उसने अपनी माँ और एसूसा के बारे में सोचा जो अब अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगी। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लेसिंग के साथ मार्शल आर्ट्स का मतलब क्या है। बेड के पास जमीन पर एक लॉलीपॉप गिर पड़ी। उसकी आवाज से उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। एक छोटी लड़की कमरे में दौड़ी आई और अपने बड़े भाई को पुकारा। वो बेड पर चढ़कर उसे गले लगा लेती है। लड़की बोली कि उसने सुना था उसे होश में आने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए वो बहुत घबरा गई थी। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब मत रो। वो उसे पहचान लेता है, जूलिया, लूकस की बहन। उसे याद आता है एसूसा, जो इस घटना से जरूर हिल गई होगी। तब वो फैसला करता है कि इस जिंदगी में वो अपने सबसे कीमती लोगों की रक्षा करेगा। मार्शल गॉड की मदद पर भरोसा रखते हुए एक फरिश्ते सी मूर्ति एक विशाल हॉल के बीच ऑल्टर पर खड़। मूर्ति की आंखों से काला लिक्विड बहने लगता है। पत्थर की मूर्त उस अंधेरी सब्सटेंस को रोती हुई चढ़ा रही होती है। उसके हाथ भी उसी काले दाग से रंग जाते हैं। एक औरत कहती है कि उस घिनौने आदमी की प्रेजेंस अब गायब हो चुकी है। वो सोचती है कि क्या वो मर गया या बस इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने सीने पर बने एक सिंबल को पकड़ते हुए वो अफसोस करती है कि उसके पास अब बहुत कम पावर बची है। फिर वो उस काली सब्सटेंस के बीच खड़ी होती है और घोषणा करती है, अब जब वो रास्ते से हट चुका है, ये दुनिया जल्द ही हमारी होगी। 9 साल बाद रायन फैमिली एस्टेट में अमन और शांति छाई हुई है। ल्यूकस देखता है कि मौसम साफ हो चुका है और अंदाजा लगाता है कि जूलिया की ट्रेनिंग खत्म हो गई होगी। वो उससे मिलने जाने का सोचता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटों का झाड़ उसका रास्ता रोक लेता है। अचानक कांटे उसके शरीर के गिर्द लपेट जाते हैं और उसे हवा में उठा लेते हैं। ल्यूकस सोचता है कि फिर से कौन ऐसी बकवास शरारत कर रहा है। वो मुड़कर देखता है और पहचान लेता है, जेरेमी। जेरेमी रायन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे लूकस, भगवानों का छोड़ा हुआ बच्चा। उसके पीछे खड़ी एक मेड हैरान होती है कि लूकस को अभी तक घर से निकाला क्यों नहीं गया। जेरेमी याद दिलाता है कि ये बैकयार्ड सिर्फ फैमिली के मेजेस के लिए है। वो कहता है शायद थोड़ी सजा मिले तो लूकस अपना लेसन सीख जाए। लूकस उसे चेतावनी देता है कि उसकी बहन जूलिया अपनी मैजिक ट्रेनिंग खत्म कर रही है और किसी भी पल लौट आई है। वो कहता है कि जेरेमी को अगर लाइटनिंग से उड़ना नहीं है तो उसे छोड़ दे। जेरेमी उसे बुजदिल कहकर बोलता है कि वो अपनी बहन के पीछे छुप रहा है। वो हिचकिचाते हुए कहता है कि उसे थोड़ी सी बिजली से डर नहीं लगता। बिल्कुल उसी समय बिजली का कड़कता हुआ वार सीधे उसके सीने पर लगता है। मेड चीख कर अपने मास्टर को बुलाती है, जो अब जमीन पर पड़ा धुआं निकाल रहा होता है। लूकस मुड़कर देखता है कि गेट के पास जूलिया आ रही होती है। छोटी जूलिया जेरेमी को चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर से उसके भाई को परेशान किया तो वो बिल्कुल रहम नहीं करेगी। गुस्से में वो अपने गाल फुला लेती है। फिर वो अपने भाई की तरफ मुड़ती है और कहती है कि वो अभी कांटों को हटा देगी। नीचे उतरने के बाद लूकस अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। जूलिया ऊपर देखकर मुस्कुरा देती है। हाथ उसके सिर पर रखते हुए लूकस जेरेमी से पूछता है कि क्या उसने अपना लेसन सीख लिया। जेरेमी बस घूरता रहता है, बोलने की हालत में नहीं होता। बिना एक पल सोचे वो मीट के साथ भाग जाता है। लूकस मजाक में कहता है कि जेरेमी कितनी तेज भागता है और ये भी कहता है कि जूलिया ने उस पर लास्ट शॉक में काफी रहम किया।
जूलिया पूछती है कि लूकस ने खुद फाइट क्यों नहीं की जबकि वो उसे हरा सकता था। लूकस उसे याद दिलाता है कि उसकी असली ताकत सिर्फ उन दोनों के बीच का राज है। वो फिर से उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वही उसकी प्रोटेक्टर है। जूलिया खुशी खुशी हाँ कह देती है। मैंशन की तरफ चलते हुए लूकस उन 9 सालों के बारे में सोचता है जब वो लूकस के शरीर में री इनकारनेट हुआ था। उसे याद है जब उसने पहली बार आंख खोली थी। उस दिन लूकस के पिता होल्ट से मिलने आए थे। लूकस को लगा था कि एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाने पर उसे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन होल्ट ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वो सिर्फ इस बात से खुश है कि लूकस सुरक्षित जाग गया। चाहे होल्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्स का लीडर हो और ज्यादातर घर पर ना रहता हो, फिर भी वो एक अच्छा पिता है जो अपने बच्चों की सच में परवाह करता है। जब होल्ट को पता चला कि लूकस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर चुका है, तो उसने तुरंत एक चिट्ठी भेजी जिसमें काफी काम की जानकारी थी। चिट्ठी में लिखा था कि फैमिली आर्काइव्स में पुराने मार्शल आर्ट्स के ग्रंथ मौजूद हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। लूकस एक अंधेरी सुरंग में उतरता है, हाथ में मोमबत्ती पकड़े रास्ता रोशन करता है। उस चिट्ठी की वजह से वो अपना एक बहादुर प्लान अमल में ला सका। वापस प्रेजेंट में मैंशन के बाहर एक मेड यंग मास्टर लूकस को बुला रही होती है। एक मेड सोचती है कि वो कहाँ चला गया, लेकिन दूसरी कहती है कि चिंता की बात नहीं है, वैसे भी उसे जल्दी निकाल दिया जाएगा। अचानक दोनों मेड जो देखती हैं उससे घबरा जाती हैं। एक पूछती है क्या जमीन कांप रही है, दूसरी कहती है शायद कोई अर्थ मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होगा। इसी बीच जमीन के नीचे एक गहरी गुफा में एक घूसा पत्थर की दीवार तोड़ देता है। लूकस मलबे से पीछे हटता है और माथे से पसीना पहुंचता है। वो उस रास्ते को देखता है जो उसने खुद खोदा है। ये आर्काइव्स तक पहुंचने के लिए काफी है। उसने 6 महीने लगाए इस सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड को बनाने में। इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है: स्टडी एरिया, ट्रेनिंग जोन और स्टोरेज। बाथरूम के लिए उसे सस्ता सा टब बनाना पड़ा क्योंकि बाकी सब पर उसने अपना सारा पैसा लगा दिया था। तब से जब से ये जगह बनी है वो यहाँ छुपकर रोज ट्रेनिंग करता आ रहा है। इस वक्त वो एक मेडिसिनल बाथ में आराम कर रहा है, कहते हुए कि ये मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का सबसे इफेक्टिव तरीका है। उसे आर्काइव्स में मिली केओटिक टेम्परिंग टेक्निक के साथ ट्रेनिंग शुरू किए हुए 3 साल हो चुके हैं। तब से बाहर निकलते हुए ये साफ हो जाता है कि अब लेवल 5 या उससे नीचे की मैजिक अटैक्स उसे छू भी नहीं पाती। अपनी डिफेंस को आखिरकार शेप मिलने के बाद अब वो ऑफेंस पर ध्यान देने लगता है। हाथ में तलवार पकड़े वो ट्रेनिंग डमी के पास जाता है और ब्रॉड स्वॉर्ड से तेज और लगातार वार करता है। वो लॉन्ग स्पीयर के साथ भी प्रैक्टिस करता है। आखिर में वो पीछे हट जाता है जब देखता है कि ट्रेनिंग डमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अपनी स्पीयर टेक्निक को लेवल 4 तक पहुंचाने के बाद आज वो थोड़ी देर फिस्ट टेक्निक्स पर फोकस करने का फैसला करता है। पिछले 9 सालों में उसकी स्किल्स लगातार इंप्रूव हुई हैं, लेकिन एक बात अभी भी उसे परेशान करती है। किताबों के मुताबिक मार्शल आर्टिस्ट एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं जिसे सिर्फ एनलाइटनमेंट हासिल करके ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये एनलाइटनमेंट इतनी मुश्किल होती है कि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। इसी वजह से मार्शल आर्ट्स ट्रेन करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो एक बड़े ट्रेनिंग बैरल के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं उन जैसा नहीं हूँ। वो अपना पूरा जोर लगाकर सीधा बैरल पर घुसा मारता है। एक ही वार में बैरल पूरी तरह से फट जाता है। उसकी फिस्ट टेक्निक लेवल 5 तक पहुंच चुकी होती है। उसके लेवल्स बिना किसी लिमिट के लगातार बढ़ते जा रहे होते हैं। तब उसे एहसास होता है कि शायद इसी को डिवाइन ब्लेसिंग कहते हैं। वापस अपने रूम में उसे याद आता है कि आज रात होल्ट घर लौट रहा है फैमिली डिनर के लिए। कॉरिडोर से होते हुए वो बड़े डाइनिंग रूम के दरवाजों तक पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली पहले ही टेबल पर बैठी हुई है। होल्ट उसे ग्रीट करता है और कहता है कि उनकी मुलाकात को 6 महीने हो चुके हैं। इस बात पर सोचते हुए हॉल अपनी वाइफ से कहता है कि जूलिया की जीनियस रेपुटेशन शायद अकेडमी तक पहुंच चुकी है और हो सकता है फैमिली में एक ग्रेट मेड जन्म ले। जूलिया हंसी में खिलखिला देती है, जबकि लूकस कहता है कि यह सच में कमाल की बात है। ये देखकर जेरेमी क्लियरली इरिटेटेड हो जाता है। एक रिश्तेदार कहता है कि वो दोनों के लिए दुआ करेगा ताकि दोनों एग्जाम पास कर लें। जेरेमी झल्लाकर पूछता है कि लूकस को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। अचानक एक आवाज जेरेमी को शांत रहने को कहती है। एक हाथ उसके चेहरे को छूता है और आवाज फिर से बोलती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं। जेसिका रायन, जेरेमी की माँ, उसे तसल्ली देते हुए कहती है, वैसे भी ये पक्का नहीं है कि लूकस एग्जाम पास ही कर लेगा। 1 हफ्ते बाद मैजिक एकेडमी जाने का दिन आ गया। एस्टेट के गेट्स पर फैमिली ने उनसे अलविदा ली। जूलिया की माँ ने उन्हें ख्याल रखने को कहा और वादा किया कि जल्द ही मिलने आएगी उनके फेवरेट पुडिंग के साथ। फिर उसने याद दिलाया कि उनके पिता ने जो लकी कॉइन दिया है उसे भूलना मत।
ये कॉइन बुआन डायनेस्टी का था जो 10,000 साल पुराना था। हॉल ने बताया कि ये सिक्का उसने तब जीता था जब उसने एक मैजिकल बीस्ट को हराया था। हॉल ने कॉइन दिखाते हुए समझाया कि उस पर जो चेहरा बना है वो मार्स पहला एम्परर है। लूकस ने उसे तुरंत पहचान लिया। हॉल ने कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना, एक लकी चार्म की तरह। लूकस ने कॉइन को मजबूती से पकड़ लिया। उसे लगा कि वो दोनों जिंदगियों में एक अच्छी फैमिली पाने के लिए लकी हैं। आखिरी बार हाथ हिलाकर जूलिया ने गुड बाय कहा और वो लोग सफर पर निकल पड़े। कुछ घंटों बाद कोचमैन ने घोषणा की कि सनसेट होने वाला है। उसने कहा कि आगे जो क्लियरिंग है वही कैंप लगाया जाए। कैंप फायर के इर्द गिर्द फोरॉन नाम के आदमी ने उन्हें अगला स्केड्यूल समझाया। उसने बताया कि अगले दिन रात तक वो एलन एकेडमी पहुंच जाएंगे। जूलिया ने मिस्टर फोरॉन से पूछा कि क्या दाकू सिटी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा कि वहां हर साल मैजिक डॉजबॉल टूर्नामेंट होता है। मिस्टर बैच फोरॉन ने यह भी जोड़ा कि यह शहर अपने जबरदस्त खाने के लिए भी मशहूर है। लूकस ने नोटिस किया कि जूलिया के मुंह में अभी से पानी आ रहा था। अचानक लूकस को जंगल की अंधेरी तरफ से कुछ हरकत महसूस हुई। उसने महसूस किया कि 12 घोड़े और 13 लोग सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहे हैं। उसने पूछा कि क्या इस इलाके में बैंडिट्स होते हैं। आदमी ने कहा कि चांसेस काफी कम है। उसकी केयोटिक टेम्परिंग टेक्निक ने उसके सेंसेस को बहुत तेज कर दिया था। उसे पूरा यकीन था कि वो कुछ इमेजिन नहीं कर रहा। ग्रुप में सिर्फ 5 गार्ड्स और एक बच्ची थी, इसलिए उसे पता था कि उन्हें सावधान रहना होगा। वो खड़ा हो जाता है और सबको वार्न करता है। कोई मिस्टीरियस ग्रुप बहुत तेज उनकी तरफ आ रहा है और सबको फॉर्मेशन में आना होगा। फोरॉन को कुछ सुनाई नहीं देता और वो सोचता है कि यंग मास्टर लूकस क्या कह रहा है, लेकिन फिर वो तुरंत अपना फैसला बदलता है। वो गार्ड्स को तुरंत हथियार तैयार करने का ऑर्डर देता है। उसे नहीं पता था कि लूकस को ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन उसने सोचा कि सेफ रहना बेहतर है बाद में पछताने से। तभी घोड़ों पर सवार बैंडिट्स का एक झुंड जंगल से निकलकर सीधा उन पर टूट पड़ता है। बैंडिट गार्ड्स उन्हें देखकर उनकी बात कंफर्म कर देते हैं। बैंडिट लीडर उन्हें देखते ही खुशी से बोलता है कि बॉस सही कह रहा था, ये जगह नोबल से भरी पड़ी है। एक बैंडिट बोलता है कि छोटी लड़की और उसके पास खड़ा लड़का अच्छा रैंसम दिलवाएंगे। तब फोरॉन उनका सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि जो नोबल से पंगा लेता है उसका क्या हाल होता है। बैंडिट लीडर ने बिना ज्यादा बात किए अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि 2 बच्चों को छोड़कर सब पर हमला कर दो। बैंडिट्स आगे बढ़ने लगे। एक गार्ड भागकर मिस्टर फोरॉन को कवर देने गया। एक बैंडिट घोड़े पर दौड़ता हुआ आया और तलवार उठाकर वार करने ही वाला था, लेकिन एक गार्ड ने बीच में घुसकर उसे स्पीयर से घायल कर दिया। बैंडिट लीडर ने अपने साथी को गिरते हुए देखा। फोरॉन भी जंग में कूद पड़ा। तलवार के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने मिस जूलिया से कहा कि ये सब उस पर छोड़ दे। सिर्फ एक ही वार में उसने कई बैंडिट्स को गिरा दिया। फिर वो मुड़कर जोर से चिल्लाया, यंग मास्टर लूकस, जूलिया को पकड़ो और भाग जाओ। लूकस ने अचानक सिर घुमाया और अटैक की आवाज सुनी। एक बैंडिट ने बाकी गार्ड्स पर फायर स्पेल छोड़ दिया। बैंडिट लीडर को समझ आ गया कि उनके पास एक मेज है, जो फोरॉन के लिए भी सरप्राइज था। फोरॉन ने चिल्लाकर कहा कि दोनों जंगल की तरफ भाग जाएं और खुद एक और दुश्मन को गिरा दिया। लेकिन तभी पीछे से एक बैंडिट ने फोरॉन पर वार कर दिया। लूकस ने मुड़कर देखा और जोर से फोरॉन का नाम चिल्लाया। फोरॉन जख्मी हाल में खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ दुश्मन थे। बैंडिट लीडर ने कहा कि उसने तुम्हारे साथी को हराया है, इसलिए वो उसे जिंदा जला देगा। फोरॉन ने तलवार संभालते हुए कहा कि वो यंग मास्टर और यंग लेडी की रक्षा करेगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लूकस जानता था कि फोरॉन सिर्फ लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट है, वो मेज को हरा नहीं सकता। लूकस अपनी असली ताकत छिपाना चाहता था, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं था। उसे याद आया कि फोरॉन ने हमेशा उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया था। वो लगभग फैमिली बन चुका था। लूकस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी फैमिली पर हमला हो। उसने जूलिया से कहा कि वो छुप जाए। घुटनों पर बैठकर बोला कि वो फोरॉन की मदद करने जा रहा है। जूलिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि संभल कर जाना। लूकस सीधा जंग की तरफ दौड़ पड़ा। इसी बीच फोरॉन बैंडिट लीडर से लड़ रहा था। वो घुटनों पर गिर गया। खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। बैंडिट लीडर ने तलवार उठाई आखिरी बार के लिए। अचानक हमला करने वाले गिरने लगे। फोरॉन ने हैरानी से पीछे देखा। बाकी बैंडिट्स भी सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। 2 तेज प्रोजेक्टाइल्स आए और 2 बैंडिट्स को सीधा गिरा दिया। फिर एक के बाद एक प्रोजेक्टाइल्स की बारिश हुई और कई बैंडिट्स एक साथ धराशायी हो गए।
लूकस के हाथ में एक छोटी सी आग की लौ बनी। वो बोला कि उसका गेल स्ट्राइक लेवल 4 तक पहुंच चुका है। लेवल 1 बैंडिट्स को हराना उसके लिए बच्चों का खेल था। एक बैंडिट घबरा कर चिल्लाया, ये सब किसने किया? बैंडिट लीडर को समझ आ गया कि वो पल भर में हार चुके हैं। वो चिल्लाते हुए बोला कि जाते जाते वो बूढ़े को साथ ले जाएगा। एक बड़ा सा फायरबॉल सीधा फोरॉन की तरफ छोड़ दिया गया। फोरॉन के पास बचने की ताकत नहीं थी। उसने जिसने भी मदद की थी उसे मन ही मन शुक्रिया अदा किया। उसे पता था कि बच्चे बच जाएंगे। आंखें बंद करके उसने आसमान का शुक्र अदा किया। तभी लूकस उसके सामने कूद पड़ा। वो सीधा फायरबॉल की तरफ बढ़ा। फोरॉन उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। धुआं छटने के बाद लूकस वहीं खड़ा था। फोरॉन ने उसे पुकारा, यंग मास्टर। बैंडिट लीडर हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका फायरबॉल पूरी तरह से बेकार हो चुका है। वो एक और स्पेल छोड़ने ही वाला था कि लूकस बोला, तुम पहले ही खत्म हो चुके हो। एक ही घूसे में लूकस दौड़ता हुआ आया और बैंडिट लीडर को सीधा जाकर मारा। एक ही वार में बैंडिट लीडर धराशायी हो गया और लूकस घोड़े पर लैंड कर गया। फोरॉन उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा कि उसने ये कैसे किया। लूकस ने मुस्कुराकर कहा कि शायद उसे मार्शल आर्ट्स का थोड़ा टैलेंट है। बूढ़ा आदमी बस यंग मास्टर कह पाया। अचानक उनके पीछे जमीन से एक काली मांस निकलने लगी। वो पूरी तरह उतरी और उसका हड्डी जैसा चेहरा दिखाई दिया। मॉन्स्टर ने बोला, तुम दोनों मरोगे। लूकस ने सामने खड़ी चीज को देखा और फैसला किया कि इसे जल्दी खत्म करना होगा। लूकस हवा में उछलकर मॉन्स्टर की तरफ गया और उसके सिर पर जोरदार वार किया। लूकस ने अपने साथी की मूव देख ली। कहीं और एक आदमी ने जमीन पर घूसा मारा। एनर्जी मिट्टी में फैल गई। जमीन से जंजीरें निकली और एक आदमी को जकड़ लिया। वापस जंग में लूकस सोचता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर की आंख में एक सिंबल उभर आता है। लूकस सोचता है, क्या यही चीज मुर्दों को कंट्रोल कर रही है? मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। लूकस कहता है, अगर नॉर्मल अटैक्स काम नहीं कर रहे तो वो कुछ और ट्राई करेगा। वो दोनों हाथों से मॉन्स्टर पर वार करता है। लूकस अटैक के लिए तैयार होता है। वो अपनी हथेली आगे बढ़ाता है और सीधा मॉन्स्टर की आंख के सिंबल पर वार करता है। एक तेज एनर्जी बीम जंगल के बीच से निकलती है और मॉन्स्टर को चीर कर रख देती है। मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है। लूकस चुपचाप खड़ा रहता है जब उसकी सिलवेट गायब हो जाती है। थकान से वो जमीन पर गिर जाता है। जूलिया उसे पुकारते हुए दौड़ कर आती है। वो उसे गले लगाती है और पूछती है, क्या उसने सारे विलेंस को हरा दिया? लूकस ये सब देखते हुए सोचता रह जाता है कि अभी हुआ क्या। लूकस को एक आवाज सुनाई देती है और वो साइड में देखता है। जंगल में एक घोड़ा खड़ा था। कोई उस पर सवार था। माया रास्ता को उस घोड़े पर बांध कर रखा गया था। एक गुफा के अंदर कई आदमी कैद में थे। कल्ट की होस्टेस गुस्से से पूछती है, नंबर 44 को किसने मिटा दिया? फिर उसने कहा कि अपनी पावर को वापस लाना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जंगल में वापस जूलिया ने कंफर्म किया कि लड़की का नाम माया रास्ता है। लूकस ने कहा कि उसे लगता है कि उसने रास्ता नाम पहले कहीं सुना है। माया के पास बैठी जूलिया ने भी कहा कि उसे भी ऐसा ही फील आ रहा है। लूकस ने समझाया कि रोस्ता और रायन फैमिलीज डाकू सिटी के पास रहने वाली नोबल हाउसेस हैं। तब जूलिया को याद आया। उसने माया से पूछा कि वो बैंडिट्स के हमले का शिकार कैसे बनी। माया ने बताना शुरू किया कि कुछ घंटे पहले बैंडिट्स ने अचानक उसकी कैरेज पर हमला कर दिया था। उसकी यादों में एक बैंडिट हंस रहा था। उसने बताया कि उसके गार्ड्स एक के बाद एक हारते चले गए और उसकी लेडी इन वेटिंग उसे बचाते हुए जख्मी हो गई। माया ने कहा कि चाहे वो कितनी बार बोले कि वो नोबल है, एक आदमी बस उसे घूरता रहा। आखिर में उसने कहा कि उनका असली गोल सिर्फ नोबल फैमिलीज के बच्चों को किडनैप करना था। लूकस ने उन्हें तसल्ली दी कि अब सब ठीक है क्योंकि सारे बैंडिट्स हरा दिए गए हैं। वो कुछ पल चुप रहा। फौरन आया और यंग मास्टर को बताया कि मिस माया और मिस जूलिया आराम करने चली गई हैं। लूकस ने उसे पास बुलाया और पूछा कि माया ने जो पहले कहा था उस पर उसकी क्या राय है। फौरन ने पूछा, क्या वो बैंडिट्स के प्रोफेशनल होने की बात कर रहा है। उसने कहा कि लगता है वो काफी टाइम से नोबल बच्चों को टारगेट कर रहे थे। लूकस ने जोड़ा कि वो बैंडिट्स मैजिक यूज कर सकते थे और उनके पास मुर्दों को कंट्रोल करने की अजीब पावर भी थी। फौरन ने साइड में देखा। लूकस ने निष्कर्ष निकाला कि इस सब के पीछे कोई बहुत भयानक डेमन हो सकता है। फौरन ने कहा कि वो तुरंत ये बात मास्टर को रिपोर्ट करेगा। अगर रोस्ता फैमिली को माया की सिचुएशन के बारे में बताया जाए तो उनका कोऑपरेशन भी मिल सकता है। लूकस ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि उसके पास आगे की परेशानी से बचने का एक सजेशन है। अगला दिन डाको सिटी में जूलिया हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि शहर घूमने का प्लान कैंसिल हो गया है। लूकस समझाता है कि कल के कुछ बैंडिट्स अभी भी शहर में हो सकते हैं। सेफ्टी के लिए सीधा मैजिक एकेडमी जाना ही बेहतर है।
वो कहता है कि ये जूलिया और माया दोनों की सेफ्टी के लिए है। माया भी उसकी बात से सहमत होती है। कैरेज के अंदर जूलिया और लूकस साथ बैठे होते हैं। लूकस अपनी बहन को देखता है और वादा करता है कि बाद में वो उसे जो भी खाना होगा वो खरीद कर देगा। माया कमेंट करती है कि दोनों भाई बहन कितने अच्छे से घुल मिल जाते हैं। फौरन घोषणा करता है कि वो शहर पहुंच गए हैं। जूलिया और लूकस कैरेज की खिड़की से बाहर झांकते हैं। दोनों शहर को देखकर हैरान हो जाते हैं। जूलिया शहर की सड़कों का व्यू देखकर काफी इम्प्रेस्ड होती है। सड़कें लोगों और दुकानों से भरी होती हैं। एक आदमी कहता है कि इंपीरियल कैपिटल के बाद ये सबसे बड़ा शहर है। माया भी बाहर देखती है और कहती है कि ये जगह काफी लाइवली लग रही है। तीनों साथ मिलकर शहर को देखते हैं। लूकस कहता है कि इस शहर का माहौल उसे उस शहर की याद दिलाता है जहां वो अपनी पिछली जिंदगी में रहता था। अचानक एक क्लाउन खिड़की के पास आकर लड़कियों को डरा देता है। लूकस उनके लिए अलग अलग ब्रेड्स और स्वीट्स खरीदता है। माया एक स्वीट जूलिया को ऑफर करती है। लूकस ये सीन चुपचाप देख रहा होता है। फौरन उन्हें एक बड़े गेट तक छोड़ कर आता है और कहता है कि वो बस यहीं तक आ सकता है। लूकस उसे तसल्ली देता है कि वो जूलिया की रक्षा करेगा। जूलिया उसे गले लगाती है और कहती है कि वो भी उसकी रक्षा करेगी। लूकस उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि वो जीनियस मेज पर भरोसा कर रहा है। जूलिया कहती है कि वह उसे सब उस पर छोड़ देने को बोले। फौरन ये सब देख रहा होता है। माया कहती है कि लूकस के पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए छोटी बहन है और उसे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बटलर तीनों को गेट की तरफ जाते हुए देखता है। माया सोचती है कि दोनों भाई बहन कितने दयालु हैं। लूकस भी सोचता है कि उनसे मिलकर उसे खुशी हुई। रात की बात याद करते हुए फौरन को अचानक कुछ याद आता है। वो लूकस को बताता है कि मिस माया कभी उसकी फियांसे थी। बचपन में वो काफी क्लोज थे, लेकिन जब प्रीस्ट ने कहा कि उसमें मैजिक का टैलेंट नहीं है तो एंगेजमेंट तोड़ दी गई। एलन मैजिक एकेडमी सलमीना एम्पायर की टॉप 3 एकेडमीज में से एक है। हर नए स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। रिजल्ट के बेसिस पर उन्हें 4 डिपार्टमेंट्स में से एक में डाला जाता है, जहां वो 6 साल ट्रेनिंग लेते हैं। लूकस जूलिया को बताता है कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट स्पेशल सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करके जल्दी ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। वो एक पल के लिए साइड में देखता है। जूलिया कहती है कि ये थोड़ा अफसोस की बात है क्योंकि वो माया के साथ एग्जाम देना चाहती थी। लूकस बताता है कि माया ने अपनी फैमिली के साथ पहले ही एग्जाम दे दिया है और अब सेफ है। वो उसे एनकरेज करता है कि फोकस करे ताकि वो दोनों फ्यूचर में माया के क्लासमेट्स बन सके। जूलिया हाँ कहती है और पूछती है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ है। जूलिया की प्रेजेंस लोगों का ध्यान खींच लेती है। एक आदमी पूछता है क्या वो सच में कैंडिडेट है। दूसरा कहता है कि वो काफी छोटी लग रही है। तीसरा लूकस के लुक्स की तारीफ करता है। जूलिया लूकस का हाथ पकड़ लेती है और कोई और कहता है कि काश उसके पास भी ऐसी बहन होती। भीड़ से एक आवाज आती है। एक औरत अपना परिचय देती है। मीना, अकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट। मीना जूलिया से पूछती है क्या वो सिर्फ अपने भाई के पीछे पीछे आई है। मीना मना कर देती है और कहते हैं कि वो भी उसके साथ एग्जाम देने आई है। मीना जूलिया का एप्लीकेशन देखती है और अंदाजा लगाती है कि ये वही लड़की है जिसे एलीट क्लास का ऑफर मिला था। वो हल्की सी मुस्कुराती है और कंफर्म करती है कि ये रायन फैमिली की जूलिया है। जूलिया हैरान होकर पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। मीना कहती है कि उसे जल्दी ही सब समझ आ जाएगा और उसे रजिस्ट्रेशन एरिया की तरफ ले जाने लगती है। थोड़ी देर के लिए लूकस पीछे रह जाता है, लेकिन जूलिया उसे रोक लेती है और कहती है कि उसके भाई को भी रजिस्टर करना है। वाइस प्रेसिडेंट पलटकर कहती है कि वो भूल गई थी। वो लूकस से पूछती है क्या वो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए आया है। भीड़ में बातें शुरू हो जाती हैं। मैजिक एकेडमी में मार्शल आर्ट्स का क्या काम। एलन एकेडमी में कुछ मेजर्स मार्शल आर्टिस्ट्स को नीचा समझते हैं। जूलिया इन बातों पर रिएक्ट करती है। लोग मार्शल आर्टिस्ट्स को किसी भी नहीं कहकर कंपेयर करते रहते हैं। लूकस सिर घुमाता है और कहता है कि उनकी राय कोई मायने नहीं रखती। मीना ये सुनकर समझ जाती है कि उसे डिपार्टमेंट का नाम जोर से नहीं लेना चाहिए था। तभी एक आवाज लूकस का नाम पुकारती है। मीना उसे रजिस्टर करने के लिए बुलाती है ताकि वो लोग एग्जाम हॉल की तरफ जा सके। लूकस मुस्कुराकर उसे शुक्रिया कहता है। वो लोग एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जो कैंडिडेट से भरा होता है। मीना सबको बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करें और बैजेस लें। बैजेस के अंदर उनके एग्जाम नंबर स्टोर होते हैं। एग्जाम के 3 पार्ट्स होते हैं। 1 मैजिकल पोटेंशियल मेजरमेंट, 2 एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी, 3 टारगेट के खिलाफ पावर टेस्ट। लूकस पूछता है क्या मार्शल आर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए भी प्रोसेस सेम है। मीना कंफर्म करती है कि एग्जाम सबके लिए एक जैसा है। लूकस थोड़ा डिससैटिस्फाइड होता है, फिर ताली बजाकर कहता है कि उसे समझ आ गया। वो घोषणा करता है कि वो सबको मार्शल आर्टिस्ट की असली ताकत दिखाएगा और उनकी सोच बदल देगा। पोटेंशियल मेजरमेंट स्टेशन पर एग्जामिनर पहले टेस्ट की शुरुआत करता है। वो लूकस को गेज के पास आते हुए देखता है।
अचानक एग्जामिनर रिएक्ट करता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, एक रेयर फिनोमिनन। लेकिन जब लूकस अपना हाथ गेज पर रखता है, रिजल्ट बहुत लो आता है। स्क्रीन दिखाती है कि वो शायद मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी एंटर करने के लिए स्ट्रगल करेगा। लूकस गहरी सांस लेता है और अफसोस के साथ सोचता है, फिर से यही हो रहा है। अगला कैंडिडेट आता है और गेज पर अपना हाथ रखता है। उसके रिजल्ट को देखकर दो कैंडिडेट्स हैरान हो जाते हैं। उसका पोटेंशियल 10 में से 7 होता है, जो उसे इस साल के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक बना देता है। लूकस भीड़ से देख रहा होता है और सोचता है कि लोग कितनी आसानी से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो जूलिया से कहता है कि आज बिल्कुल भी अपनी पावर मत छुपाना। जूलिया हाँ में सिर हिला देती है। एग्जामिनर देखता है जैसे ही लड़की अपनी पूरी पावर गेज पर फोकस करती है, उसके हाथ में पकड़ा डिवाइस तेज एनर्जी छोड़ना शुरू कर देता है। एनर्जी फैलते फैलते पूरा एग्जाम हॉल भर जाता है। एग्जामिनर अनाउंस करता है रिजल्ट 10 यानी मैक्सिमम वैल्यू। उसका टैलेंट लाजवाब माना जाता है। किसी और स्टूडेंट को उसी लेवल तक पहुंचने में 2 साल लग गए थे। जूलिया फाइनल रिजल्ट के साथ गेट छोड़कर लूकस की तरफ भागती है, भाई कहकर पुकारते हुए। वो उसे गले लगाती है और पूछती है कि क्या उसने अच्छा किया। लूकस मुस्कुराकर कहता है कि एक दिन वो आर्चमेज बनेगी। भीड़ में से एक स्पेक्टेटर जीनियस और टैलेंटलेस के बीच का फर्क कमेंट करता है, लेकिन उसका साथी उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि जीनियस से पंगा लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और पावरलेस है अच्छा आइडिया नहीं है। जूलिया अपना स्टैंड बदल लेती है और वार्निंग देती है कि अगर किसी ने भी उसके भाई के साथ बदतमीजी की तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले 3 साल से लूकस की सारी मेहनत का कोई ना कोई मतलब था। कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स एक गोल हॉल में जमा होते हैं। अचानक अलग अलग एलिमेंट्स के स्पिरिट्स पूरे रूम में दिखने लगते हैं। एक सरप्राइज कैंडिडेट उंगली से पॉइंट करता है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। जूलिया हॉल के बीच में खड़ी होती है। हर एलिमेंट के स्पिरिट्स उसकी तरफ खिंचने लगते हैं। वो मुस्कुराती है जब स्पिरिट्स उसके आसपास घूमते रहते हैं। एक कैंडिडेट बोलता है कि उसके पास एक भी स्पिरिट नहीं आया। दूसरा सोचता है क्या जूलिया की हर एलिमेंट के साथ मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी है। दूर से देखते हुए ल्यूकस कहता है कि उसका टैलेंट सच में कमाल का है। उसकी स्पेशल एबिलिटी उसकी पोटेंशियल को एम्पलीफाई कर रही थी। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए ये सिर्फ काफ़ी नहीं बल्कि ज़्यादा था। एग्जामिनर अनाउंस करता है कि जूलिया रायन का सबसे हाईएस्ट कंपैटिबिलिटी स्कोर है और उसे बधाई देता है। तुरंत ही एक ग्रुप उसके पास आ जाता है, तारीफ करता है और दोस्ती करने को कहता है। जूलिया भागकर ल्यूकस को पीछे से गले लगा लेती है और भाई बोलती है। ल्यूकस मुड़कर पूछता है क्या हुआ। वो उसके पीछे छुपकर पूछती है कि लोग उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। ल्यूकस प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है और समझाता है कि वो जीनियस है, इसलिए अब उसे ऐसे लुक्स मिलते रहेंगे। वो उसे धीरे धीरे आदत डालने की सलाह देता है। जूलिया कहती है कि उसे और स्ट्रांग बनना है ताकि वो ल्यूकस को प्रोटेक्ट कर सके। ल्यूकस उसके जज्बे को सपोर्ट करता है। वो ये भी सोचता है कि उसे उसकी मेंटालिटी स्ट्रांग बनानी होगी ताकि वो अटेंशन हैंडल कर सके। तभी ल्यूकस दूर 2 आदमियों को बात करते हुए देखता है। एक कहता है कि जूलिया का टैलेंट शायद रॉयल्टी लेवल का है, लेकिन उसका बेकार भाई देखकर वो आइडिया छोड़ देता है। दूसरा याद करता है कि उस लड़के का कंपैटिबिलिटी स्कोर पिछले टेस्ट की तरह शायद 0 ही था। वो कहता है कि जैसे ही ल्यूकस हॉल में आया, सारे स्पिरिट्स नफरत के साथ उससे दूर भाग गए थे। फिर वो बताता है कि सेकंड टेस्ट के एंड में कुछ अजीब भी हुआ था। जैसे ही ल्यूकस बाहर निकला, एक फायर स्पिरिट का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। उसका दोस्त इस बात पर भरोसा नहीं करता। तभी ल्यूकस और जूलिया बिल्कुल उनके पास से गुजर जाते हैं। ल्यूकस ने पूरी बात सुन ली होती है और हल्का सा मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि टेस्ट के दौरान असल में क्या हुआ था। जैसे ही वो हॉल में चला, फायर स्पिरिट्स उससे बचकर रह रहे थे। उनका बिहेवियर ज्यादा ही हॉस्टाइल था, जैसे उसे छेड़ रहे हों। टेस्ट के खत्म होने पर जब वो बाहर जा रहा था, एक स्पिरिट सीधा उस पर टूट पड़ा। उसने आग उगलकर ल्यूकस पर हमला किया। ल्यूकस ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे फेंक दिया, जिससे फायर स्पिरिट तुरंत बिखर गया। उसने कहा कि फायर गॉड का एक मामूली सर्वेंट उसे घमंड दिखाने का कोई हक नहीं रखता। फिर ल्यूकस जूलिया का हाथ पकड़ता है और उसे फाइनल टेस्ट के लिए बुलाता है। वो पूछता है क्या वो नेक्स्ट टेस्ट में फर्स्ट प्लेस ला सकती है। जूलिया मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, बस आप ज्यादा सीरियस मत होना। ल्यूकस हंसकर कहता है कि वो सीरियस नहीं होगा, क्योंकि प्लान यह है कि आगे चलकर जूलिया ही उसे प्रोटेक्ट करे। वो मैजिक डिस्ट्रक्शन पावर टेस्ट के एरिया में पहुंचते हैं। अरीना के बीच में एक बड़ा मेटल मैनिकिन खड़ा होता है। एक कैंडिडेट शिकायत करता है कि जीनियस लड़की फिर से फर्स्ट आ जाएगी। दूसरा कहता है कि वो मैनिकिन तोड़ ही नहीं सकती। उसका कहना होता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है।
मैनेकिन स्पेशल मेटल के बने होते हैं और उन पर डिफेंसिव एन्चांटमेंट्स होते हैं। वो कर्स रैंक से नीचे के हर अटैक को रेजिस्ट कर सकते हैं। ल्यूकस टारगेट्स को देखकर कहता है काफी टफ लग रहे हैं। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। ये उसके लिए अपनी लेवल 6 स्किल्स टेस्ट करने का अच्छा मौका था। वो सोचता है कि इतना महंगा इक्विपमेंट यूज कर पाना इस एकेडमी में आना वर्थ बना देता है। तभी भीड़ में से किसी ने उसे धक्का दिया और गुस्से में बोला, धक्का देना बंद कर। एक लड़की ने ल्यूकस की तरफ उंगली पॉइंट करके कहा कि लाइन में आओ। फिर उसने दूसरे कैंडिडेट की तरफ मुड़कर बोला, बेकार लोगों को साइड हो जाना चाहिए। रूल ये था कि टैलेंटलेस लोग पीछे जाएंगे। वो कैंडिडेट ल्यूकस को घूर कर देखने लगा। लाइन में खड़ी एक और लड़की ने भी उसकी प्रेजेंस नोटिस करी। वो पलटी और नफरत भरे एक्सप्रेशन के साथ ल्यूकस और जूलिया के पास आ गई। उसने जूलिया से पूछा, क्या वो वही लड़की है जिसका कंपैटिबिलिटी स्कोर 9.6 आया था? उसकी टोन से साफ लग रहा था कि वो जूलिया को नीचा दिखा रही है। जूलिया डर गई और अपने भाई को पुकारने लगी। ल्यूकस तुरंत उसके आगे आ गया और उसे प्रोटेक्ट किया। जूलिया उसके पीछे छुपकर बोली कि वो लड़की बहुत स्कैरी है। ल्यूकस ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आयोवा मिरांडा, ड्यूक मिरांडा की ग्रैंड डॉटर। मिरांडा फैमिली नॉर्दर्न एम्पायर की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक थी। ये वही क्लैन था जहां से एक लेजेंडरी मेज पैदा हुआ था। ल्यूकस की माँ भी इसी फैमिली से थी। ल्यूकस को अपनी माँ कैथरीन याद आ गई। उसे समझ आ गया कि ये लड़की उसकी कजिन है। उसने उसकी एज पूछी। आयोवा ने जवाब दिया कि वो 15 साल की है, ये समझे बिना कि सवाल का मतलब क्या है। ल्यूकस ने उसे वार्निंग दी कि उसे ऐसे घूर कर ना देखे और बताया कि वो दोनों कजिन्स हैं। आयोवा गुस्से से भर गई। उसने कहा कि उसने कभी ऐसे किसी कजिन का नाम नहीं सुना। वो सबके सामने ल्यूकस को जलील करना चाहती थी। उसने सीधा उस पर एक स्पेल कास्ट कर दिया। मैजिक एक्टिवेट करते हुए उसने ऑर्डर दिया कि ल्यूकस वहीं पर कोई बेइज्जती भरा काम करे, लेकिन स्पेल का ल्यूकस पर 0 इफेक्ट हुआ। आयोवा हैरान रह गई। ल्यूकस ने पूछा, क्या उसे सच में लगता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे कंट्रोल कर सकती है? तभी एग्जामिनर ने अगला नाम पुकारा, ल्यूकस रायन। ल्यूकस ने कहा कि उसे जाना होगा। दूसरा एग्जामिनर जूलिया को बुलाता है। आयोवा ने जूलिया की तरफ पॉइंट करके कहा कि ज्यादा हवा में ना उड़े, क्योंकि इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस वही लाएगी। ल्यूकस ने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा। लिस्ट में जूलिया रायन फर्स्ट थी और आयोवा मिरांडा सेकंड। ल्यूकस ने डिसाइड किया कि वो आयोवा को जूलिया से फर्स्ट प्लेस नहीं लेने देगा, ताकि उसकी अपनी लाइफ शांत रहे। किसी ने जूलिया को कैंडी ऑफर की। जूलिया ने टेस्ट की और पूछा, ये क्या है और क्या ये अच्छी है? तब ल्यूकस ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा जैसे मदद कर रहा हो। जूलिया को खांसी आ गई। वो गुस्से में बोली कि वो झूठ बोल रहा है, ये कैंडी नहीं बल्कि बहुत कड़वी मेडिसिन थी। ल्यूकस ने माफी मांगी और बताया कि ये एक स्पेशल मैजिक पोशन है, इसका असर जल्दी दिखाई देगा। तभी ल्यूकस को अंदर बुलाया गया। वो अरीना की तरफ दौड़ा, लेकिन पीछे से जूलिया चिल्लाई कि अब उसे उस पर भरोसा नहीं है। ल्यूकस मेटल मैनेकिन के पास पहुंचा जहां एग्जामिनर खड़ा था। एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि कैंडिडेट नंबर 5 अपनी पूरी मैजिक पावर से टारगेट पर अटैक करे, लेकिन अटैक से पहले ल्यूकस ने रोक दिया। उसने कहा कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। उसने मुट्ठी कस के पूछा, क्या वो बस टारगेट को पंच कर सकता है? ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स हंसने लगे। कुछ ने कहा कि वो सिर्फ अपना हाथ तोड़ लेगा। एक लड़के ने नोटिस किया कि ल्यूकस की बहन बिल्कुल पास खड़ी है। जूलिया ने खुद को रोका और कहा कि वो सिर्फ इसलिए अटैक नहीं कर रही क्योंकि ल्यूकस ने उसे अच्छे से बिहेव करने को कहा है। किसी ने जूलिया से पूछा, क्या उसका भाई सच में मैजिक यूज नहीं कर सकता? उसने हाँ कहा, लेकिन साथ ही बोला कि वो फिर भी एक अमेजिंग इंसान है और किसी को भी उसका मजाक उड़ाने का हक नहीं। आयुवा ने सब ऑब्जर्व किया और सोचा कि मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ का भी एक लिमिट होता है। उसके हिसाब से जूलिया बस धोखे में थी। तभी एरिना में एक जबरदस्त इम्पैक्ट की आवाज गूंजी। धुआं का बादल भीड़ के सामने उठ गया। आयोवा शॉक में थी। वो सोचने लगी, ये अभी क्या हुआ? 2 मिनट पहले ल्यूकस ने एग्जामिनर से पूछा था, क्या एक ही हिट काफी होगी? एग्जामिनर ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे अटैक किया जाता है। ल्यूकस ने अपना पंच प्रिपेयर किया। उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स हर 3 लेवल्स पर बहुत तेज बढ़ती थी। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक लेवल 3 पर ही मेजर बूस्ट पा चुकी थी और जब वो उसके लेवल 6 पर पहुंच गई, उसकी पावर बिल्कुल अलग ही लेवल की थी। ल्यूकस तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा और सीधा मैनेकिन के हेड पर पंच मारा। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि मेटल मैनेकिन पीछे की तरफ उड़ गया। अरीना में धूल फैल गई। मैनेकिन जमीन पर गिर गया और उसके सीने में एक बड़ा सा होल था। ल्यूकस शांत खड़ा उसे देख रहा था। आयना उसे देख रही थी और समझ गई कि उसकी स्पीड हाई लेवल विंड मैजिक के बराबर है और उसका अटैक कर्स रैंक जैसी पावर का है। बाकी स्टूडेंट्स हैरानी से रह गए। उससे समझ आ गया कि सिर्फ वही थी जिसने लूकस की असली ताकत नोटिस की थी। उसने स्क्रीन पर उसका डेटा एनालाइज किया और कंक्लूजन निकाला
कि ल्यूकस अपनी रियल पावर छुपा रहा है। एग्जामिनर ने उसे परफेक्ट स्कोर के साथ कॉन्ग्रेचुलेट किया। लूकस ने ऑफर किया कि वो टूटे हुए मैनेकिन को साफ करने में मदद कर देगा। स्कोर बोर्ड पर उसका नाम आ गया और उसने जूलिया को सिग्नल किया। जूलिया ने उसका रिजल्ट सेलिब्रेट किया। वो खुश थी कि लूकस ने अपनी स्ट्रेंथ छुपाकर 0 स्कोर से बच लिया। जैसे जैसे एग्जाम्स आगे बढ़े, लोगों ने लूकस की डिस्ट्रक्टिव पावर पर ध्यान देना कम कर दिया, लेकिन सभी जूलिया के रेयर टैलेंट से बहुत इम्प्रेस थे। जूलिया ने फिर बहुत ज्यादा पावर गैदर की, जिससे आसपास के कैंडिडेट्स शॉक हो गए। उसने सारी पावर अपनी स्टाफ में कॉन्सेंट्रेट की। उसके पैरों के नीचे एक स्पेल सर्कल बना। उसने फिर बोला, लाइटनिंग डिसेंड। आसमान से एक मैसिव लाइटनिंग बोल्ट उतरा और सीधा मैनिकिन पर गिरा। लोगों ने कहा ये टाइप का मैजिक अटैक के लिए परफेक्ट होता है। क्राउड ऑनर स्टूडेंट की पावर देखकर हैरान रह गया। तब किसी ने अरीना की तरफ पॉइंट किया। जूलिया जमीन पर बैठी हुई थी। कुछ कैंडिडेट सोचने लगे, क्या लाइटनिंग इतनी जोर से लगी कि वो उठ भी नहीं पा रही। जूलिया खुद भी कंफ्यूज थी कि क्या हुआ। एग्जामिनर ने अनाउंस किया, जूलिया रायन का स्कोर 9.5 है और अगला कैंडिडेट बुला लिया। बाद में लूकस के पास आकर जूलिया ने बताया कि उसने स्पेल यूज किया और अचानक से लाइटनिंग गिर पड़ी, जो उसे काफी डरा गई। उसने कहा कि फुल स्ट्रेंथ पर भी लाइटनिंग नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव लग रही थी। लूकस ने चुपचाप उसे देखा। असल में ये इफेक्ट उस पोशन की वजह से था जो उसने जूलिया को दिया था, लेकिन लूकस ने उसे बताना ठीक नहीं समझा। इस दुनिया में मेजेस और मार्शल आर्टिस्ट्स दोनों के अपने पोशन टेक्निक्स होती हैं। मेजेस पोशंस बनाते हैं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट्स एलिक्सर्स रिफाइन करते हैं। मैजिक पोशंस को एक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन रिफाइंड एलिक्सर्स सीधा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पहले जमाने में काफी एलिक्सर्स बनाए जाते थे, लेकिन मार्शल आर्ट्स के डिक्लाइन के साथ एलिक्सर रिफाइनमेंट बहुत मुश्किल हो गया। मॉडर्न एरा में बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जो मेज एसेंस एलिक्सर बना सकते हैं जो जूलिया की पावर बढ़ा सके। इसके लिए रिफाइनमेंट एबिलिटी का लेवल 6 होना जरूरी है। इस वक्त सिर्फ एक और आदमी था जो ये कर सकता था, लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट ड्यूक रेटिसान। लुकस ने डिसाइड किया कि अपनी लेवल 6 एबिलिटी को पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा ताकि कोई ट्रबल ना हो। टाइम बीत गया। एकेडमी के बाहर बेंच पर बैठकर जूलिया ने पूछा, क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? लुकस ने कहा, बस क्लास असाइनमेंट का वेट कर रहा हूँ। तभी एक आवाज ने लुकस और जूलिया को बुलाया। मीना बुलेटिन बोर्ड के पास हाथ हिला रही थी। लुकस खड़ा हुआ और पूछा, वो यहाँ क्या कर रही है? मीना ने बताया कि वो क्लास असाइनमेंट्स लगाने आई है और उन्हें फर्स्ट प्लेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। जूलिया खुशी से उछल पड़ी जब पता चला कि वो एलीट क्लास में फर्स्ट आई है। लुकस ने उसे बधाई दी और जूलिया ने भी लुकस के एलीट क्लास पास होने पर सेलिब्रेट किया। फिर मीना ने जूलिया से पूछा कि अगले साल वो कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहेगी। जूलिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मीना ने समझाया कि एकेडमी में 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद सबको एक असाइन किया जाता है। जूलिया ने सोचा कि अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से वो शायद विंड डिपार्टमेंट में जाएगी। मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो विंड डिपार्टमेंट में उसका वेट करेगी। जूलिया ने हाँ कर दी। लुकस ने नोटिस किया कि मीना अभी से लोग रिक्रूट कर रही हैं। मीना ने ऑफर किया कि वो जूलिया को फीमेल डॉर्मेट्री ले जाएगी। जूलिया ने अपने भाई को बाय कहा और बोला बाद में मिलते हैं। लुकस ने भी बाय कहा और मीना से बोला कि वो उसकी बहन का ख्याल रखे। उसके बाद लुकस मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। स्टूडेंट्स ने अनाउंस किया कि क्लास असाइनमेंट्स पब्लिश हो चुके हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, जूलिया रायन फर्स्ट थी। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि बाकी सारे फ्रेशर्स बस एक्स्ट्राज हैं ताकि जीनियस और ज्यादा शाइन करे। फाइनल स्कोर बोर्ड पर जूलिया रायन एलीट क्लास में फर्स्ट प्लेस पर थी। आयोवा ने कसम खाई कि एक दिन वो लुकस और जूलिया से फर्स्ट प्लेस छीन लेगी। लुकस जानता था कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट एकेडमी की प्रायोरिटी नहीं है। वो सोच रहा था, क्या सच में कोई ऐसी बिल्डिंग में रह सकता है जो गिरने वाली लग रही हो? फिर उसने सोचा कम से कम जगह शांत होगी जो उसकी पीसफुल स्कूल लाइफ के लिए परफेक्ट है। तभी एक लड़का उसके पास आया और पूछा, क्या वो लुकस है, डिपार्टमेंट का टॉप रैंक स्टूडेंट? उसने अपना नाम बताया, काई टॉय, सेम डिपार्टमेंट से। लुकस ने उसे इग्नोर किया और रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ गया। पेपर साइन करते वक्त काई ने उसकी तारीफ की कि उसने डमी को हवा में उड़ा दिया, लेकिन लुकस ने बस कहा यह लक था। एक बूढ़े आदमी ने उसे की दी और बताया कि उसका रूम 2nd फ्लोर रूम 205 पर है। की देखकर काई खुशी से चिल्लाया कि वो दोनों रूममेट्स होंगे। दोनों एक पुराने टूटे फूटे कॉरिडोर से रूम ढूंढने लगे। जब अंदर गए तो देखा कि कोई और पहले से ही था। लड़के ने इंट्रोड्यूस किया, अपना नाम शार्प बताया और साथ में अपने दोस्त कॉलिंस को भी। उसने कहा अब से वो सब रूममेट्स हैं। यह सुनकर काई शॉक हो गया। रूम की कंडीशन बहुत खराब थी। काई ने गुस्से में कहा कि ये कौन सा रूम है? उसने नफरत से बोला कि ये जगह सुअर के बाड़े से भी बुरी लग रही है। फिर एक मकड़ी देखकर काई घबरा गया
और लूकस से पूछा क्या वो सच में इतने गंदे रूम में रहना चाहता है। लूकस बस उसका रिएक्शन देखता रहा। फिर उसने कॉइन निकाला और उसे ऊपर उठाकर बोला, जो भी रूम साफ करेगा ये उसका रिवॉर्ड होगा। शार्प और कॉलिंस तुरंत सफाई में लग गए और लूकस शांत खड़ा ये सब देख रहा था। काई उसके पास आया और उसे तसल्ली देने की कोशिश की, कहने लगा कि आगे जाकर लिविंग कंडीशंस बेटर हो जाएंगी। तभी एक बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने बताया कि वो यूनिफॉर्म्स डिलीवर करने आया है। उसने कहा कि एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने वाली है, इसलिए सबको कपड़े बदलकर हॉल में पहुंचना होगा। यूनिफॉर्म देखकर काई गुस्से में आ गया। उसने कहा कि अगर वो ये पहनेगा तो बेगर जैसा लगेगा। बुरे आदमी ने समझाया कि एकेडमी में रिक्वेस्ट सिस्टम होता है जिससे स्टूडेंट्स अपनी ट्रीटमेंट इंप्रूव करवा सकते हैं। उसने बोला कि रिक्वेस्ट डालने पर यूनिफॉर्म भी चेंज हो सकता है। यह सुनकर काई तुरंत हॉल की तरफ दौड़ गया। सब एकेडमी के मेन हॉल में पहुंचे। लूकस ने नए यूनिफॉर्म में ग्रैंड हॉल के अंदर कदम रखा। वो हॉल की स्ट्रक्चर और डिजाइन को ध्यान से देखने लगा। उसके रूममेट्स भी इम्प्रेस थे, लेकिन काई बोला ये उसके घर के सामने कुछ भी नहीं है। लूकस क्राउड में जूलिया को ढूंढने लगा। काई ने पॉइंट किया कि एलीट क्लास आगे बैठती है। जूलिया बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठी थी और एलीट क्लास का यूनिफॉर्म नेक्स्ट लेवल लग रहा था। काई ने वार्निंग दी कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की सीट्स बिल्कुल पीछे होती है। लूकस ने कहा वो नहीं जाएगा क्योंकि जूलिया पर यूनिफॉर्म ज्यादा अच्छा लग रहा था। किसी स्टूडेंट ने कंप्लेंट की कि सीट्स बहुत पीछे हैं और पूछा क्या मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लूकस अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बगल में बैठी लड़की उसे देख रही थी। तब स्टेज पर कैंडल्स एक साथ जल उठी और एक बड़ा सा फ्लेम भड़क उठा। किसी के हाथ में आग का फूल बना। स्टेज के ऊपर फ्लोटिंग करते हुए लेवल 6 एबिलिटी के साथ एक लड़के ने बोला कि नए स्टूडेंट्स को अपने आप को ऑनर्ड फील होना चाहिए। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। जमीन पर आकर थियोडोर वाल ने अनाउंस किया कि वो स्कूल का पॉइंट सिस्टम समझाएगा। फीमेल स्टूडेंट्स उसकी प्रेजेंस पर रिएक्ट करने लगी, उसे जीनियस बोलने लगी। लूकस पीछे बैठकर शांत होकर सब कुछ देख रहा था। थियोडोर ने एक्सप्लेन किया कि एलन मैजिक एकेडमी में पॉइंट सिस्टम सब कुछ है। मैजिक एबिलिटीज, बुक्स, टेम्ड बीस्ट्स और यहाँ तक कि ग्रेट मास्टर्स की गाइडेंस भी पॉइंट्स से मिलती है। पॉइंट्स कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैनुअल लेबर से बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे एफिशिएंट तरीका है डिपार्टमेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना या फ्रेशमैन को गाइड करना। तब लूकस को समझ आया कि मीना इतनी मदद क्यों कर रही थी। थियोडोर ने आगे बताया कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनने पर हर महीने फिक्स्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लूकस पूरा स्पीच ध्यान से सुन रहा था। फिर थियोडोर ने कहा कि एक रिस्की ऑप्शन भी है, मॉन्स्टर हंटिंग। स्कूल के पीछे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज है जहां स्टूडेंट्स पॉइंट्स के लिए बीस्ट्स हंट कर सकते हैं। माउंटेन रेंज का नाम सुनते ही लूकस ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये जगह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड थी। कुछ घंटे बाद एकेडमी डॉम्स पर रात हो गई। एक रूम के अंदर एक लड़का गहरी नींद में सो रहा था। रूम में इंसेंस धीरे धीरे जल रही थी जिससे सब लोग सोए रहे। लूकस रायन चुपके से बाहर निकला। ये ट्रैंक्विलिटी इंसेंस उसने इसलिए यूज की थी ताकि वो मैजिकल बीस्ट्स के एरिया जा सके। उसने याद किया कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग कैंपस के बिल्कुल पीछे है, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि बीस्ट्स का एरिया उस दीवार के उस पार होगा। लूकस ने ऊंची दीवार फांदी और दूसरी तरफ लैंड किया। अब वो वाइल्ड टेरिटरी में था। वो जंगल में आगे बढ़ा। कुछ क्रीचर्स उसका पीछा कर रहे थे। अचानक सामने आए मॉन्स्टर पर उसने ऊपर से एक पावरफुल किक मारी। उसका पैर सीधा क्रीचर के सर पर लगा। बॉडी जमीन से टकराई और धूल का बादल उठ गया। क्रीचर एक छोटे से क्रेटर में बिल्कुल हिलना बंद हो गया। जोर के इम्पैक्ट से मॉन्स्टर का एक सींग टूट गया। पेड़ के ऊपर से लूकस ने पहचान लिया ये जायंट ब्लैक हॉर्न टोड है। टूटा हुआ हॉर्न हाथ में पकड़कर लूकस ने कहा कि ये पॉइजन वाले होते हैं, मैजिक पोशंस में यूज होते हैं और अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। उसे याद आया कि एलन मैजिक एकेडमी के आर्काइव्स में लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स बुक्स भी है। पहाड़ों को देखकर लूकस ने कहा उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और पहले उसे मॉन्स्टर्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होगी। उसने एक आंख ढक ली और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर ली। उसकी परसेप्शन पूरे जंगल में फैल गई। एक लेवल 1 जायंट रैट उस पर अटैक करने आया, लेकिन लूकस ने एक पंच में उसे सुला दिया। फिर उसने लेवल 2 आइड बैट को मारा और लेवल 3 मैजिक क्रेस्टेड पैंथर का अटैक डॉज किया। जंगल में छोटी छोटी एक्सप्लोजन्स की आवाज आई। सेटिस्फाइड होकर लूकस ने बोला कि उसने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला, कुछ मटेरियल्स एलिक्सर्स के लिए और कुछ पॉइंट्स एक्सचेंज के लिए। एक भारी बैग घसीटते हुए उसे एहसास हुआ कि जगह कुछ ज्यादा ही शांत है। उसने जमीन को टच किया और नोटिस किया कि आसपास दूसरे मैजिकल बीस्ट्स के निशान ही नहीं है। लूकस ने सोचा इसका मतलब यहाँ कोई बहुत पावरफुल क्रीचर रहता होगा। वो घुटनों पर बैठकर एरिया फील करने लगा। उसे जंगल के ट्रेल से एक प्रेजेंस महसूस हुई। आगे बढ़ने पर उसे एक डार्क केव का एंट्रेंस मिला। अंदर से काली एनर्जी निकल रही थी।
अंधेरे में चमकती आंखों के साथ एक भयानक भेड़िया दिखा। लूकस मुस्कुराया और बोला, मिल गया। वो पेड़ों पर से तेज रफ्तार में जंप करता हुआ आगे बढ़ा। उसे पता था कि जो क्रीचर 1 किलोमीटर दूर था उसने भी उसे नोटिस कर लिया है। लूकस ने अपना आइटम्स वाला बैग केव के एंट्रेंस पर छोड़ दिया। फिर लूकस आगे बढ़ा और सीधा क्रिएचर के लेयर के अंदर घुस गया। तब एक लेवल 6 फायर और आइस वुल्फ बाहर निकला, गुर्राते हुए उस पर झपट्टा। वो बीस्ट धमकाने वाली आंखों से लड़के को घूर रहा था। ल्यूकस समझ गया कि वुल्फ होने के नाते इतना टेरिटोरियल होना बिल्कुल नॉर्मल है। बीस्ट ने खुला मुंह करके अटैक के लिए चार्ज किया। ल्यूकस ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसे सामना करने का इशारा किया। ल्यूकस ने वुल्फ के पंजे पर एक जोर का पंच मारा। वुल्फ ने तुरंत आइस का पावरफुल ब्लास्ट छोड़ दिया। ल्यूकस ने अटैक ब्लॉक किया और अपनी मुट्ठी पर बर्फ जमा ली। अनएक्सपेक्टेड डिफेंस देखकर वुल्फ थोड़ा पीछे हटा। ल्यूकस ने बर्फ तोड़ दी और सीधा वुल्फ के चेहरे पर पंच मारा। वुल्फ कुछ पल के लिए स्टन हो गया। ल्यूकस पीछे जंप करके हाथ में बर्फ का टुकड़ा पकड़कर डिस्टेंस बना गया। बीस्ट लड़खड़ा गया और केव की दीवार से टकरा गया। ल्यूकस उस पर खड़ा होते हुए बोला, अगर उसने और ट्रेनिंग की होती तो डैमेज काफी ज्यादा होता। उसने वुल्फ को उकसाया, कहते हुए, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वुल्फ फिर से खड़ा हुआ और अपने मुंह में आग का गोला जमा करने लगा। फिर उसने आग का भयानक ब्लास्ट छोड़ दिया। आग का एक्सप्लोजन पूरे एरिया को लपेट में ले गया। आग के बीच वुल्फ अपनी जगह पर डटकर खड़ा रहा। वुल्फ ने आसमान की तरफ जोर से हाउल किया, अपना गुस्सा निकालते हुए, लेकिन ल्यूकस अचानक उसके बगल में दिखा, बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाए बिना। ल्यूकस ने एक और पंच के लिए तैयारी की और वुल्फ के पेट पर जोर का पंच मारा। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि क्रिएचर फिर से स्टन हो गया। वुल्फ जोर से केव की दीवार से जा टकराया, फिर वो जमीन पर गिर गया और आखिरकार हार गया। ल्यूकस ने गिरे हुए वुल्फ को देखकर कहा कि आग और बर्फ दोनों को फ्री कंट्रोल करना बहुत रेयर एबिलिटी है। जख्मी होने के बाद भी वुल्फ उसे घूरता रहा। उसकी आंख में एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा था। डिम रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। ल्यूकस बोला, ये एक बहुत ही रेयर मैजिकल बीस्ट है। ल्यूकस धीरे धीरे वुल्फ के पास बढ़ा। अचानक बीस्ट ने एक साथ आग और बर्फ का ब्लास्ट अपने मुंह से छोड़ दिया। ल्यूकस ने उस डुअल एलिमेंटल अटैक को सीधा फेस किया। रॉ पावर के 2 जबरदस्त ब्लास्ट्स उसकी तरफ आए। जहां दोनों एलिमेंट्स टकराए वहां से भाप उठती दिखी। एक तेज अटैक उसे छू कर निकल गया। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वुल्फ भागने लगा। बीस्ट तेज रफ्तार में केव से बाहर की तरफ दौड़ा। ल्यूकस चिल्लाया, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो उसके पीछे जंप किया और हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने वुल्फ की पूंछ पकड़ ली। जोर से घूमकर उसने वुल्फ को हवा में उछाल दिया। हाथ में बालों का एक गुच्छा पकड़कर ल्यूकस बोला कि जायंट मैजिकल बीस्ट से लड़ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये काफी सारे पॉइंट्स का होगा। अचानक वुल्फ ल्यूकस पर हमला कर देता है और ल्यूकस दीवार से जा टकराता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। तभी वुल्फ उसकी तरफ आग की बारिश छोड़ देता है, लेकिन ऊपर से ल्यूकस काउंटर अटैक करता है। वुल्फ अपना फायर अटैक और भी तेज कर देता है, लेकिन ल्यूकस उससे बच जाता है और वुल्फ पर मुक्कों की बारिश कर देता है। अचानक 2 बड़े बड़े पंजे उसी जगह जमीन पर गिरते हैं जहां ल्यूकस अभी खड़ा था। ल्यूकस ऊपर देखता है और एक नए खतरे को नोटिस करता है। तभी वुल्फ अपनी हार मान लेता है और अपने मुंह से 2 कोर्स निकालता है, एक फायर कोर और एक आइस कोर, और दोनों जमीन पर गिरा देता है। ल्यूकस सोचता है, ये बीस्ट कोर्स है। इस दुनिया में कुछ मैजिकल बीस्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें उनकी सारी पावर सिर्फ एक कोर के अंदर होती है। अगर किसी इंसान की वाइटल एनर्जी उस कोर को छू ले तो वो क्रीचर उसका टेम्ड बीस्ट बन जाता है। इसलिए ल्यूकस पूछता है, क्या वुल्फ उसका सर्वेंट बनना चाहता है? मुस्कुराते हुए वुल्फ अपनी रजामंदी दिखा देता है। ल्यूकस इसे एक अनएक्सपेक्टेड एक्विजिशन मानता है। आमतौर पर मेजर्स के पास भी लेवल 6 का टेम्ड बीस्ट नहीं होता। वैसे भी वुल्फ ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि हाई लेवल मैजिकल बीस्ट्स कभी किसी नॉर्मल ह्यूमन के आगे झुकते नहीं। ल्यूकस रिचुअल परफॉर्म करता है। वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी दोनों कोर्स में ट्रांसफर करता है और उन्हें वुल्फ की तरफ बढ़ा देता है। क्रीचर उन कोर्स को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तब ल्यूकस हैरान रह जाता है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर। वो इधर उधर देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वुल्फ बताता है कि वही बोल रहा है। तब ल्यूकस को समझ आता है कि अब वो क्रीचर की बातें समझ सकता है। ल्यूकस उसे गुड बॉय बोलता है और उसका नाम उर रखने का फैसला करता है। बीस्ट खुशी से मान जाता है। नेमकस सोचता है कि अब ये टेरिटरी भी उसकी हो गई है और शायद यहाँ कोई अच्छा लूट भी मिले।
वुल्फ साइड में देखता है एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ। फिर वुल्फ प्यार से अपनी नाक ल्यूकस के चेहरे से रगड़ता है। होल इशारा करता है कि ल्यूकस उसके पीछे आए। ल्यूकस उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता है। दोनों केव के और गहरे हिस्से में जाते हैं। रास्ते में छत से लटके हुए सोए हुए क्रीचर्स मिलते हैं। बदबू की वजह से ल्यूकस अपनी नाक ढक लेता है। आगे जाकर उन्हें एक जगह मिलती है जहां लेवल 6 मैजिकल बीस्ट की स्किन, किसी एंशिएंट क्रीचर के अवशेष और काफी कीमती जेम्स पड़े होते हैं। ल्यूकस हैरान हो जाता है। ये सच में एक ट्रेजर ट्रोव था, लेकिन ओल उसे करेक्ट करता है। ये उसका ट्रेजर नहीं है। जो पुराने एडवेंचरर्स यहाँ मर गए थे, उनके छोड़े हुए आइटम्स अब मास्टर का ट्रेजर हैं। फिर वुल्फ उसे बीस्ट कोर्स के कलेक्शन तक ले जाता है। सब कोर्स लेवल 3 या उससे ऊपर के होते हैं, जिनमें 2 लेवल 6 कोर्स भी शामिल होते हैं। वुल्फ बताता है कि उसने वाटर और फायर एट्रीब्यूट वाले सारे कोर्स खा लिए थे। नरेशन बताता है कि लेवल अप करने के लिए एक बीस्ट को अपने लेवल का या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट का कोर खाना पड़ता है। इसका मतलब था उन्होंने कम से कम 2 अपने जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया था। ल्यूकस उसकी तारीफ करता है और उसे रिवॉर्ड देता है। वुल्फ आइटम को सूंघता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है। आइटम खाने के बाद वुल्फ काफी ज्यादा एनर्जाइज लगता है। ल्यूकस बताता है ये एक हीलिंग पोशन है जो मैजिकल बीस्ट्स पर भी काम करता है। वो ओन को हुक्म देता है कि वो रिकवर करे और ट्रेजर की गार्ड करे। ओन पूरा जोश के साथ अपना पहला मिशन एक्सेप्ट करता है। ओल के बगल में खड़े होकर ल्यूकस बोलता है, अब नेक्स्ट स्टेप का टाइम आ गया है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगला दिन आता है। सूरज एकेडमी के बड़े क्लासरूम बिल्डिंग पर चमक रहा होता है। ल्यूकस और शार्प क्लासरूम में एंटर करते हैं जहां आयोवा और मिरांडा पहले से ही बैठी होती है। जम्हाई लेते हुए ल्यूकस बोलता है कि पूरी रात जागने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही, स्लीप इनसेंस की वजह से। वो याद करता है कि ट्रेजर गिनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओल उसे परेशान कर रहा था। घड़ी दिखाती है कि क्लास शुरू होने वाली है। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट का क्लासरूम लगभग खाली होता है। शार्प पूछता है टीचर कहाँ है और लोग क्यों नहीं आए। काई ट्रॉय बोलता है शायद एडमिनिस्ट्रेशन टीचर असाइन करना भूल गई हो, लेकिन ल्यूकस को यह बात अनलाइकली लगती है। हॉलवे से घिसते हुए कदमों की आवाज आती है। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है, एक बोतल को लात मारता है और हैंगओवर की शिकायत करता है। शार्प ये सब देखकर शॉक हो जाता है, जबकि ल्यूकस का एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। नया आया आदमी दरवाजे से टेक लगाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है शिगाट, मार्शल आर्ट्स का हेड, और क्लास शुरू होने का ऐलान करता है। ल्यूकस चुपचाप उसे देखता रहता है। शिगाट चॉक बोर्ड पर अपना नाम लिखता है। वो मुड़कर एक छोटी सी बुक उठाता है। काई ट्रॉय घोर कर पूछता है क्या ये सच में उनका प्रोफेसर है, क्योंकि वो बिल्कुल टीचर जैसा नहीं लगता। आंख झपकते ही ल्यूकस उस पर स्ट्राइक करता है। काई तुरंत बैठ जाता है, अचानक एक्शन से स्टन होकर। ल्यूकस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। प्रोफेसर रोल कॉल शुरू करता है। बिना परमिशन कोई भी नहीं बोलेगा। टीशी का नाम बुलाया जाता है। वो हेयर बोलती है। फिर ल्यूकस का नाम आता है। वो हाथ उठाकर अपनी प्रेजेंस कंफर्म करता है। कॉलिंग्स के बाद शिगाट शार्प बोलता है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। प्रोफेसर बुक बंद करता है और डिक्लेयर करता है सब प्रेजेंट हैं। फिर बोलता है कि वो टेक्स्ट बुक्स लाने भूल गया। वो टिशी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देता है और बुक्स लाने भेजता है। लड़की हैरानी से खुद की तरफ इशारा करती है। प्रोफेसर कंफर्म करता है कि हाँ, वही जाएगी। काई ट्रॉय खड़ा होकर प्रोटेस्ट करता है कि रेप फेयर तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए। वो अपने फैमिली बैकग्राउंड और स्किल्स का घमंड करता है। तभी अचानक कुछ उसके चेहरे पर लगता है। शिगाट हाथ से इशारा करता है और याद दिलाता है कि पहले ही वार्निंग दे चुका हूं। वो फिर से बोलता है परमिशन के बिना कोई नहीं बोलेगा। वो टिशी को कहता है बुक्स बांटने के लिए और फिर क्लास छोड़कर चला जाता है। टिशी समझ जाती है कि ये उसके लिए किस्मत बदलने का मौका है। काई प्रोफेसर को गाली देता रहता है। ल्यूकस महसूस करता है कि इस आदमी में कुछ तो अजीब है। काई सजेस्ट करता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना चाहिए। ल्यूकस मीनवाइल शिगाट के चलने के तरीके को ऑब्जर्व करता है और एक पुरानी चोट के निशान नोटिस करता है। वो सोचता है कि चोट लगने से पहले ये प्रोफेसर कितना स्ट्रांग रहा होगा। ल्यूकस काई को बताता है कि उसने कभी कंप्लेन करने का वादा नहीं किया। काई उसके एटीट्यूड पर सवाल उठाता है। कुछ घंटे बाद कैफेटेरिया के बाहर ल्यूकस सोचता है कि स्ट्रांग और मिस्टीरियस टीचर स्कूल लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देता है।
बाहर काई एक क्लासमेट से मिलता है और रैंट करता है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी हुई उस प्रोफेसर की वजह से। तभी जूली आवाज लगाती है, भैया। ल्यूकस उसके सिर पर हाथ फेर कर पूछता है उसकी पहली क्लास कैसी थी। जूलिया बताती है उसकी टीचर मिस लिंडा बहुत कूल है और उससे अगले हफ्ते क्लास रैप बनने के लिए एनकरेज किया है। वो पूछती है क्या मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट ने रैप चुना और क्या वो ल्यूकस है। मुस्कुराते हुए ल्यूकस कहता है नहीं। ल्यूकस लंच के लिए बुलाता है, कहता है कि उसने सुना है यहाँ का खाना अच्छा होता है। जूलिया खुशी से आगे दौड़ जाती है, पीछे काई चिल्लाते रह जाता है रुकने के लिए। एलाइन मैजिक एकेडमी में खाना भी पॉइंट सिस्टम का हिस्सा होता है। नए स्टूडेंट्स सिर्फ एक बार कैश से पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। एलीट क्लास का खाना बहुत टेम्पटिंग होता है। जूलिया टेस्ट करके बोलती है, भैया आप भी खाओ। काई चुपचाप देखते हुए अपना चेहरा पोंछता है और शिकायत करता है, उन्होंने एक ही कॉइन दिया, लेकिन एलीट क्लास को 100 पॉइंट्स मिले, जबकि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को सिर्फ 10 पॉइंट्स। एक स्टाफ मेंबर काई से कहता है कि अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ से चला जाए। काई को रियलाइज होता है कि यहाँ तक स्टाफ भी मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स के साथ ओपन डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो औरत कहती है कि जो स्टूडेंट्स टैलेंटेड नहीं है उन्हें मेहनत करके पॉइंट सेव करने चाहिए। काई को लगता है जैसे यहाँ एडमिशन लेते ही उसके सारे राइट्स छिन गए हों। जूलिया काई को अपनी प्लेट में से खाना ऑफर करती है। इमोशनली टच होके काई उसे बोलता है कि वो कितनी स्वीट और जेंटल लड़की है। लूकस नोटिस करता है कि उसका क्लासमेट थोड़ा ज्यादा ही ड्रामेटिक हो रहा है। काई लूकस के पास बैठता ही है तब माया रास्ता उनके टेबल के पास आती है। मुस्कुराते हुए वो लूकस और जूलिया को ग्रीट करती है, कहती है फिर से मिलना हुआ। जूलिया माया को इनवाइट करती है साथ बैठने के लिए, लेकिन माया थैंक्स के साथ मना कर देती है, कहती है उसने पहले ही खा लिया है। बदले में वो अपने हाथ से बनाए हुए कुकीज ऑफर करती है, पिछले दिन मदद के लिए थैंक यू कहने के लिए। जूलिया खुशी से कुकीज ले लेती है। लूकस भी एक कुकी ट्राई करता है और माया की तारीफ करता है, कहता है वो बहुत अच्छा कुक करती है। माया प्रेस सुन के मुस्कुराने लगती है। काई लूकस के करीब आकर कुकी मांगता है। वो स्वीट की तारीफ करता है और अपना नाम बताता है, मैं भी काई हूँ। माया रास्ता अपना नाम इंट्रोड्यूस करती है। लूकस बस चुपचाप ही इंटरेक्शन देखता रहता है। माया जाते हुए जूलिया को बाय करती है। लूकस कमेंट करता है कि कैफेटेरिया लोगों से मिलने के लिए सबसे बेकार जगह है। तब मीना उनके टेबल पर आती है और पूछती है खाना कैसा है। थोड़ा शर्मा के लूकस को ग्रीट करती है। अचानक थियोडोर पैलेमेल फायर मैजिक का यूज करते हुए ऊपर से नीचे उतरता है। वो कैफेटेरिया में फ्लोट करके शो ऑफ करता है। लैंडिंग के बाद वो एक बेंच पर बैठ जाता है। लूकस कुकी खाते हुए एंट्रेंस सेरेमनी याद करता है और साइड में देखता है। वो प्रोफेसर सिगार्ट को नोटिस करता है जो बोतल से पीते हुए कैफेटेरिया से बाहर जा रहा होता है। सिगार्ट एक और सिप लेता है और एकेडमी ग्राउंड से होते हुए एक डोर ओपन करता है। रूम के अंदर दो आदमी कमेंट करते हैं कि वो फिर से सबसे लास्ट आया है। एक बोलता है कि उसने सोचा था मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट का चार्ज लेने से वो सुधर जाएगा। दूसरा जवाब देता है जो उसके साथ हुआ उससे ब्लेम नहीं कर सकते। मीटिंग टेबल पर बैठकर सिगार्ट स्ट्रेच करता है। एक ब्लॉन्ड वुमन उसे सीरियस नजरों से देखती है। कोई टेबल पर उंगली टैप करता है ताकि सबका ध्यान आए। सबके जमा होने के बाद मीटिंग शुरू होती है। एक सीनियर आदमी एजेंडा अनाउंस करता है, मैजिकल बीस्ट टेमिंग टूर्नामेंट। ये कार्मेना एम्पायर की एक एनुअल ट्रेडिशन है जिसमें एलन मैजिक एकेडमी के फ्रेशमैन पार्टिसिपेट करते हैं। एक इंस्ट्रक्टर बताता है कि 2000 से ज्यादा लेवल 1 मैजिकल बीस्ट्स इवेंट के लिए रेडी हैं। टूर्नामेंट 6 दिन बाद होगा। हर साल की तरह एक प्रोफेसर सजेस्ट करता है कि मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को इससे बाहर ही रहना चाहिए। वो टेबल पर हाथ मार देता है, लेकिन सिगार्ट खड़ा होकर अपोज करता है। प्रोफेसर जस्टिफाई करता है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा है। तब एक इंस्ट्रक्टर सिगार्ट का सपोर्ट करती है और कहती है जब तक वो फ्रेशमैन है मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक और टीचर अग्री करता है कि सब स्टूडेंट्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो पूछता है कि अभी भी कुछ प्रोफेसर्स सिगार्ट के अगेंस्ट क्यों हैं, खासकर लिंडा। सिगार्ट और लिंडा उस प्रोफेसर को घूर कर देखते हैं। आखिरकार वो मान जाता है, लेकिन बोलता है स्टूडेंट्स बस डर जाएंगे। सीनियर आदमी डिसीजन अनाउंस करता है, मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करेगा। अपोज करने वाला प्रोफेसर रूम छोड़कर चला जाता है। एक इंस्ट्रक्टर लिंडा से पूछता है क्या वो श्योर है। वो कहता है मार्शल आर्ट्स में रियल कॉम्बैट होता है, लेकिन टीमिंग टूर्नामेंट उनके लिए ज्यादा हार्श हो सकता है। लिंडा हल्की सी स्माइल देती है और उसे याद आता है किसी का पुराना कहा हुआ सेंटेंस। सिगार्ट बोलता है जो कावर्ड है वो खुद को मार्शल आर्टिस्ट नहीं कह सकता। अनाउंस होता है कि जो स्टूडेंट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा। टूर्नामेंट 6 दिन बाद होगा। क्लास में प्रोफेसर बताता है कि लेसन के बाद प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी
ताकि सब मैजिकल बीस्ट को हरा सकें। काई भी पूछता है पार्टिसिपेट करने का पॉइंट क्या है जब रैप पहले से डिसाइडेड है।